गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो तैयारी अब हम सबको मिल के करना होगा। इसलिए हम आपको प्रकाश के प्रकाश के परावर्तन का जो चैप्टर है उसको बहुत ही अच्छे और सरल शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। तो टॉपिक पे हम लोग आते हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप समझेंगे कि एक माध्यम में प्रकाश की किरण अगर आ रही है और किसी तल पे अगर टकरा रही है, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम पे वापस लौट जाती है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे समझेंगे कि ये एक हमारा तल है। तल समतल दर्पण, इसको समझेंगे क्या है, ये समतल दर्पण। ठीक है, प्लेन है और एक तरफ पॉलिश लगा हुआ है और एक तरफ क्या है, इसको बोलेंगे जहां से प्रकाश की किरण वापस लौट जाती है उसको परावर्तक तल बोलेंगे। तो परावर्तक तल पे प्रकाश की किरण किसी बिंदु पे हमको गिराना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक अभिलंब खींच लेते हैं, यानी कि इसके लंबवत एक रेखा खींच लें तो वो क्या कहलाएगा, अभिलंब। इसका नाम हम देंगे अभिलंब। ठीक है, अब क्या करना है कि एक किरण को इस बिंदु पे गिरा देना है, ऐसे सीधे गिरा देंगे, यानी एक किरण इस बिंदु पे आ रही है और इस पे टकरा रही है। ठीक है, तो इसका नाम है आपतित किरण। इस किरण का नाम क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है, और टकराने के बाद क्या हो जा रहा है, इसी माध्यम में वापस, माध्यम नहीं चेंज हो रहा है, इसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक, आपतित किरण को इंसिडेंट रे भी बोलते हैं। आपतित किरण को इंसिडेंट रे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और परावर्तित किरण को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। आपतित किरण और परावर्तित किरण, हम कहेंगे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, इन दोनों के कारण क्या बनेगा, एक कोण बनेगा। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसको हम आपतन कोण का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, आपतन कोण। इंसिडेंट का स्पेलिंग स्टार्ट हो रहा है आई से, इसलिए हमको आई से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसका नाम हो गया आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में, देखिए ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण आई हो गया, परावर्तन कोण आर हो गया। ठीक है, अब परावर्तन का नियम क्या है, कि कहेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित, ये तल है, तीनों एक ही तल में स्थित है। ठीक है, और दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, नियम क्या है हमको देखना, यहाँ पे परावर्तन के नियम। तो परावर्तन का नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये आपका परावर्तन के नियम। अगर पूछता है परावर्तन के नियम तो बस आप इतना फिगर बना देंगे और बता देंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये आपका हुआ परावर्तन का नियम। इसके बाद हम समझेंगे गोलीय दर्पण। बेटा गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण बोलेंगे कि ऐसा दर्पण, गोलीय दर्पण किसको बोलेंगे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय हो।
परावर्तक तल क्या हो, बोलिए, देखिए एक गोला हम बना लिए, कांच का गोला, जिसमें कोई भी तल क्या हो सकता है, परावर्तक तल हो सकता है। बाहर वाला भी परावर्तक तल हो सकता है और अंदर वाला भी परावर्तक तल हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, गोलीय दर्पण के द्वारा ही हम अवतल और उत्तल दर्पण प्राप्त करते हैं। गोलीय दर्पण के द्वारा ही अवतल या उत्तल दर्पण प्राप्त करते हैं। तो गोलीय दर्पण के भाग कितने हो गए, दो भाग, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो हम ये देखेंगे कि गोलीय दर्पण के द्वारा ही हम अवतल और उत्तल दर्पण प्राप्त करते हैं। अगर हम क्या करें कि इस गोले को ऐसे इस तरीके से काट दें, तो इसका शेप कुछ इस तरीके से आएगा, इसका शेप कुछ इस तरीके से आएगा, जिसमें हम देखेंगे कि गोली दर्पण को काटा गया। तो अगर अवतल दर्पण की बात करें, तो अगर उभरे हुए जो इसका एक भाग होगा उभरा हुआ, एक भाग होगा धंसा हुआ, एक भाग क्या है उभरा हुआ और दूसरा भाग क्या है धंसा हुआ। तो अगर उभरे हुए तल से, उभरे हुए तल में क्या हो, पॉलिश लगा हो, उभरे हुए तल में क्या हो, पॉलिश लगा हो, और धंसे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, धंसे हुए तल से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। क्या नाम है इसका, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। उभरे हुए भाग से क्या हो, उभरे हुए भाग में पॉलिश लगा हो और धंसे हुए भाग में प्रकाश का परावर्तन हो, तो इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अच्छा, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर की इस्तेमाल क्यों होता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर जो है प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाता है, प्रतिबिंब को क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, तो अक्सर डॉक्टर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, दंत चिकित्सक इसका इस्तेमाल करते हैं, और जब आपके घर में आपके गार्जियन दाढ़ी बनाते हैं, शेविंग करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, तो उसमें चित्र को बड़ा दिखाता है ये, तो वहां पे भी हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। और अक्सर आप कहीं स्ट्रीट लाइट देखते हैं, कहीं पे अगर आप देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट में अक्सर अवतल दर्पण का स्ट्रीट लाइट में, सॉरी, स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो टार्च वाली लाइट होती है, टार्च वाली लाइट में पीछे की तरफ जो तल बना होता है, पीछे की तरफ फोकस तल बना होता है, उसमें हम, जैसे ये टार्च हो गया, ये टार्च हो गया, तो ये यहाँ पे बल्ब लगा होता है, तो यहाँ से प्रकाश इस तरीके से, ये जो परावर्तक तल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, टार्च में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, तो जैसे कि हमने कहा कि गोली दर्पण का ही भाग होगा, ये किसका भाग होगा, गोली दर्पण का ही भाग होगा, इसको हम काट दिए तो कैसा बन जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब इसके धंसे हुए भाग में क्या हो जाए, धंसे हुए भाग में क्या हो, प्रकाश का परावर्तन, सॉरी, धंसे हुए भाग में क्या हो, पॉलिश लगा हो, और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन, इस प्रकार से उभरे हुए भाग से प्रकाश का क्या हो रहा हो, परावर्तन हो रहा हो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे, इसका नाम है उत्तल दर्पण। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्या बताया हमने कि धंसे हुए भाग पे पॉलिश लगा हो और उभरे हुए तल से क्या हो रहा हो, प्रकाश का परावर्तन, तो इसको हम बोलते हैं क्या, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का काम क्या है, उत्तल दर्पण क्या करता है भाई, तो उत्तल दर्पण जो है किरणों को फैला देता है, ये क्या करेगा, किरणों को फैला देता है। ठीक है, और ये जो है प्रतिबिंब को छोटा दिखाता है, ये प्रतिबिंब को क्या करता है, छोटा दिखाता है। जैसे कि बहुत बड़ा मकान हो, उसके थोड़े दूर सामने आप खड़े हो जाओ और उत्तल दर्पण में आप देखोगे, तो आपको पूरा मकान आपको दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए हम अपने व्हीकल्स में यूज करते हैं, अपने गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में, कार में इसका इस्तेमाल करते हैं उत्तल दर्पण का। क्यों, क्योंकि आने वाली पीछे से गाड़ी को हम देख सकते हैं, पीछे कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, कौन हमसे पास मांग रहा है, हम उस मिरर में देख सकते हैं। तो व्हीकल में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है,
और जैसे स्ट्रीट लाइट में इसका इस्तेमाल होता है, ये क्या करता है, किरणों को फैला देता है। तो स्ट्रीट लाइट में लगेगा तो किरणों को क्या कर देगा, फैला देगा। तो और चारों तरफ इसमें उजाला उजाला दूर तक हो जाता है, इसलिए हम उत्तल दर्पण का वहां पे भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये तो रही उत्तल दर्पण और उनके उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उसका इस्तेमाल कैसे होता है, ये आपको हमने बता दिया। अब आगे आते हैं कि इन अवतल और उत्तल दर्पण में ये सारी चीजें हमको पढ़नी है, ठीक है। उत्तल और अवतल दर्पण में हमको ये सारी बातें हमको जाननी है कि ये कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि ध्रुव, ध्रुव क्या होता है, तो ध्रुव के बारे में हमको जानना है। ध्रुव क्या होता है, तो जैसा कि आप जानते हैं परावर्तक तल, परावर्तक तल जिसपे कोई प्रकाश की किरण आए, टकराए और वापस लौट जाए, उसको क्या बोलते हैं, परावर्तक तल, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारी हथेली है और इस हथेली पे इस पोर्शन को हम मान रहे हैं क्या है, परावर्तक तल है। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु, ठीक है, परावर्तक तल के, ये पूरा परावर्तक तल है, तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं बेटा। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कि एक हमने अवतल दर्पण यहाँ बना रखा है, ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण है और ये इसका क्या है, परावर्तक तल है। अवतल दर्पण का ये क्या है, परावर्तक तल है, ठीक है। तो परावर्तक तल, परावर्तक पूरा ये परावर्तक तल है, जहां से प्रकाश किरण पड़ेगी तो क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं बेटा। तो यहाँ पे पूरा परावर्तक तल, इसका मध्य बिंदु यहाँ दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे ध्रुव यानी कि पोल। ध्रुव को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका पोल होता है, ध्रुव होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को हम समझेंगे कि जैसे इसको किससे काट के बनाया गया होगा, तो एक गोलीय दर्पण से काट कर बनाया गया होगा। यानी कि एक कांच के गोले से क्या बनाया गया है, इस दर्पण को बनाया गया है। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण को हम गोले से काट के बनाते हैं। तो हम वक्रता केंद्र, जिसको वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, वक्रता केंद्र की इंग्लिश होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र की इंग्लिश होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, तो हम बोलेंगे कि गोलीय दर्पण, ये जो गोलीय दर्पण है, जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। ये जो गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण कौन कौन से दर्पण आएंगे, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले की, यानी इस गोले की केंद्र को हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे, ठीक है। गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र बोलेंगे। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, तो इस केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा गोलीय दर्पण है, इसमें कहीं सी हम यहाँ पे दिखा देंगे कि इसका केंद्र, जो इसका केंद्र होगा वही इसका केंद्र, तो इसका केंद्र हम यहाँ पे दिखा देते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। इसी प्रकार से बेटा वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं। इसी तरह से हम किसकी बात करेंगे, वक्रता त्रिज्या। तो हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलेंगे, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। और इसकी भी डिफिनीशन वक्रता केंद्र की तरह ही बताएंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को, उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग हो, जिस गोले से काट के बनाया जाता है उसकी त्रिज्या को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। तो ये हमारा वक्रता त्रिज्या हो गया। इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, तो यहां से यहां तक हम क्या बोलेंगे, ये हमारी वक्रता त्रिज्या। इसको हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। ये हो गया आर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या।
वक्रता त्रिज्या के बाद हम देखते हैं मुख्य अक्ष लिखा हुआ है। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे भाई? मुख्य अक्ष जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। इसको हम परिभाषित करेंगे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये पूरी रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। फिर से इसको समझते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है बेटा। तो ये रेखा आपकी क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। इस तरीके से अगला टॉपिक है मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस। तो आपने ये सारी चीज इसमें देख ही लिया। मुख्य अक्ष यहाँ पे है। मुख्य फोकस की बात करते हैं तो हम बात करेंगे कि जो भी किरणें अनंत से आएंगी, अनंत से आने वाली किरणें मानते हैं कि मुख्य अक्ष की क्या होती है? समांतर होती है। या फिर हम ये कह दें कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, कोई किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, परावर्तन के पश्चात, इस बिंदु से क्या हो रहा है? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उसे फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहते हैं। उसे फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये किरण यहाँ की भी जा सकती है मुख्य अक्ष के समांतर, इधर भी मान सकते हैं बेटा, इधर भी मान सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। ये इस तरीके से जाएगी, यहाँ पे टकराएगी, तो इसको फोकस बिंदु भी कहेंगे। ठीक है, तो ये कोई भी किरण कभी भी आपको मुख्य अक्ष के समांतर ले जाना है तो हम दिखा देंगे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो मुख्य अक्ष पे जहाँ पे टकराएगी इसको हम फोकस बोलेंगे। तो जब भी हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसमें एक किरण को हमेशा कहाँ से ले जाएंगे? मुख्य अक्ष के समांतर, और उसको ले जाके फोकस पे दिखाएंगे। मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण फोकस पे टकराए। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? फोकस बिंदु। ठीक है, अब अगली बात करते हैं मुख्य फोकस दूरी की बात करते हैं। तो फोकस दूरी क्या होगा? तो मुख्य फोकस या फिर फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी, मुख्य फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। और फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है बेटा? r/2। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। f बराबर r/2, या फिर हम लिख सकते हैं 2f बराबर r। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि 2f बराबर r, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा बता देगा कि वक्रता त्रिज्या दे देगा, हमको फोकस दूरी निकालना होगा, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। अब बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब किसे कहेंगे? तो प्रतिबिंब जो है बेटा, परावर्तन के पश्चात, किसी तल से परावर्तन के पश्चात किरणें जहां आपस में मिलती हैं वहां पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाए, और प्रतिबिंब बनाने के लिए हम कम से कम 2 किरणों को मिलाना होगा। प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको कम से कम 2 किरणों को मिलाना होगा। अभी हमने आपको क्या बताया? प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब क्या है कि परावर्तन के पश्चात किरणें जहां पे आपस में मिलती हैं, परावर्तन के पश्चात यानी कि किसी भी दर्पण से परावर्तन हो, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उससे परावर्तन के पश्चात किरणें जहां पे आपस में मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पे इमेज का निर्माण होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं
कि एक हमारे पास अवतल दर्पण है और एक किरण, हम यहाँ पे कोई वस्तु ले लेते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर ये जा रहा है प्रकाश की किरण, ठीक है, और ये इससे फोकस से, जैसा कि आपको बताया, फोकस से होके जाएगा, एफ से होके जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेंटर मान लेते हैं। अब एक किरण को हम सेंटर से लेके जाते हैं या फिर हम इससे फोल से लेके जाते हैं, फोल से, ठीक है। तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे काटेंगे ये किरणें, वहां पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो ये जो किरण यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे दो किरणें जहाँ पे भी काटेंगी, प्रतिबिंब बनाने के लिए मिनिमम दो किरणों का मिलना जरूरी है। तो ये दोनों किरणें यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। अब ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि आभासी होगा, इसका मतलब हमको समझना होगा वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है वास्तव में एक दूसरे से क्या होती है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिलती हैं, वास्तव में एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलती हैं। वहां पे हमारा क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये हम बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब कि जहां पे दो किरणें आपस में मिलती हैं वहां पे क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद आभासी प्रतिबिंब की, तो आभासी प्रतिबिंब में बेटा किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, किरणें जो है मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। अवतल दर्पण से हमको वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अवतल दर्पण से हमको वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और उत्तल दर्पण से हमको आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगर हम इसको उत्तल दर्पण बना दे, ठीक है, तो इसके द्वारा हम आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इधर कोई वस्तु रखी गई है कि यहाँ से टकराएगी, ठीक है, और ये ऐसे वापस रिटर्न हो जाएगी। तो ये पीछे की तरफ इसको डॉट डॉट करके दिखाएंगे, मिल नहीं रही किरण, और एक किरण को हम किससे लेके जाए, ध्रुव से, ठीक है, ध्रुव से लेके जाए, तो ध्रुव से जाएगी ये इस तरीके से। तो आपस में ये कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे, ये पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे मिल रही है, इमेज इसका यहाँ पे बनना चाहिए, यानी कि पीछे की तरफ मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो वहां पे हमको क्या मिलेगा, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब में क्या है, दो किरणों को परावर्तन के पश्चात दो किरणें जहां पे मिलेंगी, किरणें जहां पे मिलेंगी परावर्तन के पश्चात, उसे हम बोलेंगे प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तव में ही परावर्तन के पश्चात किरणें जहां पे मिलती हैं वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब, और जहां मिलती हुई प्रतीत होती है वहां पे आभासी प्रतिबिंब। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जिसका हम प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त कर ले, जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर पाते हैं उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, तथा जिसे हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर पाते हैं उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग है, बहुत आसान सा प्रयोग है, अगर मौका मिलेगा तो आपको हम दिखा देंगे उस प्रयोग को भी, वीडियो बना के उसको दिखा देंगे कि वास्तव में पर्दे पे प्राप्त होना किसे कहेंगे और पर्दे पर न प्राप्त होना किसे कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अब हमको देखना है कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ कहाँ बनता है, इनका प्रतिबिंब दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा उसको हमको देखना है, ठीक है। तो हम देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, क्या देखना है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, क्या क्या परिस्थितियां हैं, कहाँ कहाँ वस्तु को हम रखेंगे कि प्रतिबिंब का निर्माण होगा, हम अवतल दर्पण में देखेंगे, ठीक है। इसकी 6 परिस्थिति है, 6 परिस्थिति आप चुटकियों में याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे, देखिए पहला कंडीशन क्या है, तो पहला हम अगर हम कहें कि अवतल दर्पण बना दिया हमने, यहाँ पे ध्रुव हो गया और यहाँ पे आपका फोकस और यहाँ पे सेंटर
और पहली पहली प्रतिबिंब हमको प्राप्त करना है तो वस्तु को रखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है। वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर माना जाता है। तो जो भी किरणें आएंगी मुख्य अक्ष के क्या होंगी, समांतर। तो मुख्य अक्ष की किरणें समांतर परावर्तन के पास पश्चात किससे होके जाएंगी, फोकस से होके जाएंगी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती है। तो ये सारी किरणें किससे होके चली जाएंगी, फोकस से। ठीक है। तो अगर वस्तु अनंत पे रखा रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पे बनेगा, बिंदु मात्र बनेगा, बहुत छोटा चमकीला प्रतिबिंब यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक है। तो वस्तु कहाँ पे है, वस्तु यहाँ पे लिख देते हैं, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ रखा गया है। तो पहला कंडीशन है अनंत पे रखा जाए। ठीक है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, तो एफ पे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पे बनेगा। ठीक है। पहला कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन क्या है हमारे पास, दूसरा कंडीशन ले लेते हैं। तो दूसरा कंडीशन हम ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि वस्तु को दर्पण हम कौन सा लिए हैं, अवतल दर्पण। यहाँ हमारा फोकस पोल हो गया, ये हमारा पोल हो गया, और इस पे हम ले लेते हैं फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, और वस्तु को हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है। ये हमारा दूसरा कंडीशन है। दूसरा कंडीशन हम कई प्रकार से कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर वस्तु कहाँ है, अनंत और सी के बीच में है। कहाँ है, अनंत और सी के बीच में कहीं पे रखा हुआ है, एकदम बीचों बीच में नहीं, कहीं पर रखा हुआ है। तो इससे हम प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त करेंगे, तो देखिए इससे पहले हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण लेके जाएंगे और ये परावर्तित होगी, तल से क्या होगी, परावर्तित होगी। तो किससे होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। तो ये किरण किससे होके जा रही है, फोकस से। ठीक है। और परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब का निर्माण करेगी। तो हम कहाँ कहाँ से प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं, तो देखो पहला चीज हम पहले क्या कर सकते हैं, सेंटर से लेके जाए प्रकाश की किरण। एक प्रकाश, भाई प्रतिबिंब कब बनता है, जब दो किरणें एक दूसरे को क्या करें, जब दो किरणें एक दूसरे को कहीं पे कट करेंगी तो प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन परावर्तन होने के पश्चात कट करेगी तब प्रतिबिंब बनेगा। कब बनेगा, जब परावर्तन होने के पश्चात दो किरणें आपस में एक दूसरे को कट करें तब वहां पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। अब एक किरण तो हम यहाँ से ले जाके दिखा दिए, दूसरी किरण को लेके जाना है। तो दूसरी किरण को लेके जाना है तो हम कहाँ से ले जा सकते हैं, सेंटर से ले जा सकते हैं बेटा, एफ से ले जा सकते हैं और पी से ले जा सकते हैं। ठीक है। हम दूसरी किरण को सेंटर यानी कि वक्रता केंद्र से ले जा सकते हैं, फोकस बिंदु से ले जा सकते हैं और ध्रुव से ले जा सकते हैं। हम कहीं से भी ले जा सकते हैं, बस हमको पता होना चाहिए कि सेंटर पे जाएगा तो क्या होगा, फोकस पे जाएगा तो क्या होगा, और ध्रुव पे जाएगा प्रकाश की किरण तो क्या होगा उसके साथ। ठीक है। तो तीनों कंडीशन में इसमें बन जाता है प्रतिबिंब। पहला कंडीशन क्या है, सेंटर से होके जाने वाली प्रकाश की किरण। तब जब कोई प्रकाश की किरण सेंटर से होके जाती है बेटा तो वापस उसी से लौट जाती है। सेंटर से जाने वाली प्रकाश की किरण वापस उसी से लौट जाती है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। यहां से अगर प्रकाश की किरण जाएगी, ऐसे अगर इधर जा रही है तो टकराने के पश्चात वापस टकराएगी और वापस इसी सेंटर से लौट जाएगी। ठीक है। तो ये दोनों किरणें कहाँ मिल रही है एक दूसरे से, दोनों किरणें यहाँ पे मिल रही है, तो प्रतिबिंब भी हमको यहाँ पे प्राप्त होगा। ए बी अगर प्रति वस्तु है तो ए डैश बी डैश को हम क्या मान लेते हैं, प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, सी और एफ के बीच में कहीं पे, तो बीचों बीच में नहीं, बीच में कहीं, यहाँ भी कहीं भी मिल सकता है, यहाँ कहीं भी प्रतिबिंब बन सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि दूसरा कंडीशन हमारा क्या है कि वस्तु को कहाँ रख दिया जाए, इनफाइनाइट और सी के बीच में कहीं पे रखा जाए। तो प्रतिबिंब कहाँ, सी और एफ के बीच में बनेगा, सी और एफ के बीच में कहीं पे प्राप्त हो। ठीक है। तो ये तो एक कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या है,
हम फोकस से होके लेके जाए, इसको कहाँ से लेके जाए, फोकस से लेके जाए। इसको हम कहाँ से ले जा सकते हैं, फोकस। पी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया, वस्तु यहाँ पे रख दिए। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, और ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होके जाती है। ठीक है, अब दूसरी किरण को हम कहाँ से लेके जाएं, फोकस से। तो अगर फोकस से होके जाएगी तो परावर्तन का नियम हमको याद रखना है। परावर्तन का नियम क्या है, फोकस से होके जाने वाली प्रकाश की किरण, मतलब इसमें परावर्तन का जो रूल लगेगा, जैसे सेंटर पे अगर प्रकाश की किरण जा रही है तो परावर्तन के पश्चात सेंटर से ही वापस लौट जाती है। अब यहाँ पे फोकस से अगर जा रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी तो बेटा किरण यहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है। इमेज अगर मान लो वस्तु हमारा ए बी है तो इमेज हमारा हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, फोकस से अगर जा रही है प्रकाश की किरण, अगर प्रकाश की किरण फोकस से होकर जा रही है तो टकराने के पश्चात यानी कि परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, दोनों किरणें यहाँ पे कट कर रही है तो प्रतिबिंब यहाँ पे प्राप्त होगा। तो ये नियम याद रखना पड़ेगा। पहला नियम क्या है, अगर सेंटर से होकर जा रही है प्रकाश की किरण तो सेंटर से ही वापस लौट जाती है। अगर फोकस से होकर जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा क्या है, तो तीसरा यहाँ बना लेते हैं। तीसरे में हमको किससे लेके जाना होगा, ध्रुव से। ठीक है, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, वस्तु यहाँ हो गई। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है। तो पहला मुख्य अक्ष, पहली किरण क्या बताया हमने कि हमेशा पहली किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले जाना है। किससे टकराएगी परावर्तन के पश्चात, तो फोकस से टकराएगी। यहाँ फोकस से टकराने के बाद हम दूसरी किरण को पोल से लेके जाएंगे। पहले में किससे लेके गए, सेंटर से, दूसरे में किससे लेके गए, फोकस से, और तीसरे में किससे लेके जाएंगे, पोल से। तो पोल से यानी कि यहाँ पे क्या दिखेगा, आपतित किरण, और यहीं पे क्या बना देंगे, परावर्तित किरण। आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर, तो फिर प्रतिबिंब हमको यही प्राप्त होगा। किसी भी कंडीशन में प्रतिबिंब हमको वहीं भी प्राप्त होगा। तीनों कंडीशन आपने देख लिया। तीनों कंडीशन में आपको दिख रहा है कि अगर वस्तु को हम अनंत और सी के बीच में रख रहे हैं तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में कहीं पे भी प्राप्त हो रहा है। यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी प्रतिबिंब हमारा एक ही जगह प्राप्त हो रहा है। चाहे किरण हम सी से ले जाएं, चाहे किरण हम एफ से ले जाएं, चाहे किरण हम पोल से ले जाएं, प्रतिबिंब की स्थिति नहीं बदलने वाली है। ये तीनों कंडीशन सही है। ठीक है, अब अगला क्या है, इन दोनों को मिटा देते हैं। अगला क्या चीज है, अगले में हम वस्तु को कहाँ रख दी, तो अगले में वस्तु को हम सेंटर पे रख, कहाँ रख दें, सेंटर। सेंटर पे रखेंगे तो क्या होगा बेटा उसके साथ, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा सी हो गया, और हमको वस्तु को सेंटर पे ही रखना है। तो सेंटर पे रखेंगे तो एक किरण को आपको हमेशा हमेशा कैसे लेके जाना है, मुख्य अक्ष के समांतर। परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएगी, फोकस से। ठीक है, दूसरी किरण को, इसके दूसरी किरण हमको यहाँ पे दिख रही है, दूसरी किरण को हम कहाँ से लेके जाए, फोकस से। ये पॉइंट दिख रहा है हमको, तो हम फोकस से लेके जा सकते हैं। प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे प्राप्त होगा, तो हम ऐसे कर लेते हैं, इससे ऐसे लेके जा रहे हैं। ठीक है, और ये परावर्तित हो जा रही है, थोड़ा टेढ़ा बन गया। ये किरण ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, परावर्तित होके यहाँ पे प्रतिबिंब बना। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी प्राप्त होगा। और प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, सेंटर पे। यानी कि सेंटर पे अगर वस्तु को रख देते हैं तो प्रतिबिंब हमको सेंटर पे ही प्राप्त होता है। सेंटर पे अगर हम वस्तु को रख देते हैं तो प्रतिबिंब हमको सेंटर पे ही प्राप्त होता है। ठीक है, अगली कंडीशन क्या है हमारी, अगली कंडीशन है कि वस्तु को हमको रखना पड़ेगा कहाँ, एफ और सी के बीच में। बीच में, बीचों बीच में नहीं, कहीं कहीं पे भी हम रख सकते हैं।
एकदम बीचों बीच की बात नहीं होती है। हम जब बीच की बात करते हैं तो हम ये बात होती है कि कहीं पे भी बीच में कहीं पे भी नहीं रख सकते हैं, उनके बीच होना चाहिए। ठीक है, पहली किरण को हम मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर, टकराने के बाद किससे होके जाएगी, फोकस से। ठीक है, पहली किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर टकराने के बाद मतलब परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाएगा। दूसरी किरण को हम ले जा सकते हैं फोकस, तो फोकस से जाकर किरण जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये मुख्य अक्ष की क्या हो जा रही है, समांतर। ये दोनों किरणें जहां टकराएंगी वहां पे इमेज बनेगा। फोकस से लेके जाएंगे तो मुख्य अक्ष के इसके समांतर एक किरण हो जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये दोनों किरण जहां पर टकरा रही वहां पे इमेज बनेगा। इमेज क्या बनेगा, ए डैश बी डैश। यदि वस्तु है ए बी तो इमेज इसका ए डैश बी डैश, वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक है, कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा। उल्टा सब में यही कंडीशन बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, और इसी कंडीशन इसमें क्या होता है, वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, और उल्टा बनता है। तो वस्तु को हमने कहाँ रख दिया, चौथे कंडीशन में वस्तु को कहाँ रख दिया जाए, तो वस्तु को हम सी और एस के बीच में कहीं पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट और सी के बीच में, इनफाइनाइट और सी के बीच में कहीं पे इमेज बनता है। अगला कंडीशन क्या है, अगर हमको वस्तु को फोकस पे रखना होगा बेटा, फोकस पे अगर हम किसी वस्तु को रख देते हैं तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है, प्रतिबिंब हमारा अनंत बनने लगता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। पहली किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लेके गए, परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाएगा। ठीक है, अब आगे कुछ दिख नहीं रहा तो क्या दिख रहा है, पोल दिख रहा है, तो अगली किरण को फिर हम पोल से लेके जाएंगे, परावर्तन के पश्चात ऐसे चला जाएगा। अब ये दिख रहा है कि दोनों किरणें समांतर हो गई। ठीक है, ये दोनों किरणें क्या हो गई, समांतर। तो समांतर किरणें कहाँ पे जाके मिलती हैं, समांतर किरणें अनंत पे जाके मिलती हैं। तो फोकस पे अगर कोई वस्तु रहेगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पे। अगर फोकस पे कोई वस्तु रहेगा तो उसका इमेज अनंत बनने लगता है। तो ये अगर वस्तु को फोकस पे हम रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पांचवा कंडीशन हमारा क्या है, अगर फोकस पे रख देंगे तो इमेज कहाँ बनाएगा, अनंत पे। ठीक है, ऐसे अगर हम वस्तु को कहाँ रख दें, फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पे। अंतिम कंडीशन बेटा हमारा देख लेते हैं, अंतिम कंडीशन क्या है, अंतिम कंडीशन हमारा है अगर वस्तु को हम F और P के बीच में रख देते हैं, F और P के बीच में रख देते हैं, तब प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा। तो क्या करते हैं, एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाते हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी प्रकाश की किरण, तो टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। और एक किरण को अगर हम ध्रुव से लेके जाते हैं, ध्रुव से लेके जाएं तो परावर्तन जस्ट आपतन किरण परावर्तन किरण कोण के बराबर कर देंगे, तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे तिरछे ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो ये आपस में कहीं मिलेंगी नहीं, आगे कहीं नहीं मिलेंगी। लेकिन इसको अगर हम पीछे बढ़ाते हैं ऐसे, इस किरण को डॉट 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 डॉट, इसको डॉट डॉट करके पीछे मिलाएंगे तो ये किरण आपस में यहाँ पे मिल जाएगी और यहाँ पे एक इमेज बन जाएगा। ये इमेज बनता है बेटा सीधा, कैसा बनता है, सीधा। और अगर किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, देखो डॉट डॉट करके दिखा रहे हैं, मतलब मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो ये आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। जो भी प्रतिबिंब हमको प्राप्त होगा ये क्या होगा, आभासी। तो एक ही कंडीशन है जिसमें हमको प्रतिबिंब क्या कैसा मिलता है, आभासी मिलता है, और वस्तु से बड़ा मिलता है, वस्तु से बहुत बड़ा मिल जाता है। ठीक है, कहाँ रखा हुआ है वो, एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में कहीं पे रख देते हैं तो प्रतिबिंब हमको बड़ा मिलता है, सीधा मिलता है और आभासी। तीनों चीज सबका उल्टा ये प्राप्त होता है। ठीक है, सबका उल्टा होता है। ठीक है, तो ये वस्तु से बड़ा मिलेगा, आभासी मिलेगा, ठीक है, और सीधा मिलेगा इस कंडीशन में। ठीक,
अगर आपको दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण समझना हो तो आप एक चम्मच ले सकते हो, चम्मच में आप देख सकते हो। अगर चम्मच में इधर से देखो, इसको परावर्तक तल मान लोगे, चम्मच चम्मच में इसको परावर्तक तल मान लोगे, तो यहाँ से ये किसका काम करेगा, अवतल दर्पण का। ठीक है, अगर इसको परावर्तक तल मान लोगे, उभरा हुआ तल है, इसको परावर्तक तल मान लोगे, तो ये किसका काम करेगा, उत्तल दर्पण का। और जैसे ही आप चम्मच में देखोगे, ऐसे करके आप चम्मच में देखोगे, तो आपको हमेशा नजर आएगा कि प्रतिबिंब, हमारी सारी प्रतिबिंब उल्टी बन रही, लेकिन जैसे ही फोकस दूरी के अंदर कर दोगे तो प्रतिबिंब हमारी सीधी लगेगी। तो अगर अवतल और उत्तल देखना हो तो आप घर में चम्मच का इस्तेमाल करके देख सकते हो आप। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये 1 2 3 4 5 6 कंडीशन है। एक बार इसको हम रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या कंडीशन है। तो देखिए, अगर वस्तु को अनंत पे रख देंगे, वस्तु को कहाँ रखें, अनंत पे, तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पे बनेगा। ठीक है, वस्तु को अगर सी और इनफाइनाइट के बीच में, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पे रख देते हैं, तो प्रतिबिंब हमारा जो प्राप्त होगा वो सी और एफ के बीच में कहीं पे भी प्राप्त होगा। कैसा होगा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब हमारा उल्टा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर वस्तु को हम कहाँ रख दें, सी पे, वक्रता केंद्र पे रख दें, तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है, उल्टा प्राप्त होता है, वस्तु के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, इसी तरह से वस्तु को अगर सी और एफ के बीच में कहीं पर रख दें, कहाँ रख दिया जाए, सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब हमारा जो प्राप्त होता है वो इनफाइनाइट पे प्राप्त होता है। प्रतिबिंब हमारा इनफाइनाइट पे प्राप्त होगा, यहाँ पे सॉरी, प्रतिबिंब इनफाइनाइट पे नहीं प्राप्त होगा बेटा, प्रतिबिंब हमारा इनफाइनाइट और सी के बीच में प्राप्त होगा, इनफाइनाइट और सी के बीच में प्राप्त होगा। इसी तरह से अगर वस्तु को हम फोकस पे रख देते हैं, वस्तु को कहाँ रख दें, फोकस पे रख दें, तो इसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ प्राप्त होगा, इनफाइनाइट में। फोकस पे रखने पे वस्तु का प्रतिबिंब इनफाइनाइट में। वस्तु को कहाँ रखना है, फोकस और पी के बीच में, वस्तु को हम रख दें फोकस और पी के बीच में। तो जैसे ही वस्तु को फोकस और पी के बीच में रखेंगे, तो इसका इमेज दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे मतलब इसको बोलेंगे कि हमको आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसका प्रतिबिंब हमको कहाँ प्राप्त होता है, दर्पण के पीछे। और ये कंडीशन है बेटा जो सबसे अलग है, सबसे हटकर है। तो क्यों हटकर है, क्योंकि ये प्रतिबिंब कैसा बनाता है, आभासी बनाता है, बड़ा बनाता है और सीधा बनाता है। इसकी कंडीशन यही है कि ये प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, बड़ा बनाएगा, आभासी बनाएगा और सीधा बनाएगा। बाकी सब में प्रतिबिंब हमारा उल्टा प्राप्त होता है। बस यही एक कंडीशन है जिसमें सीधा बनता है, बाकी सब में वास्तविक प्राप्त होता है। बस यही इसका कंडीशन है जिसमें आभासी बनता है। तो ये इसलिए सबसे अलग है, और अक्सर ये एग्जाम में पूछ देता है इसी के बारे में, वस्तु को रख देता है सी और एफ के बीच में। ठीक है, तो इससे हम प्रतिबिंब बनना सीख लिए। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हमने सीखा कि अवतल दर्पण से किन किन परिस्थितियों में कहाँ कहाँ पे हम वस्तु को रखेंगे कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ कहाँ पे प्राप्त होगा। तो इस एग्जाम में अक्सर ये 6 कंडीशन पूछ देता है, और 6 कंडीशन हम इस तरीके से आराम से जान सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, अब बेटा चिन्ह परिपाटी थोड़ा समझ लेते हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है, कि फोकस दूरी कैसे हम डिफाइन कर देंगे, कि u v और f को हम डिफाइन करेंगे कि कहाँ पे u होता है, कहाँ पे v होता है, और कहाँ पे व्यस्त की वैल्यू क्या होती है, फोकस दूरियों से। ठीक है, तो हमेशा हमको जानना ये है कि वस्तु की जो स्थिति होती है हम उसको u से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु की जो स्थिति होती है बेटा, तो हम किससे प्रदर्शित करते हैं, u से। ठीक है, और प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है उसको हम v से प्रदर्शित करते हैं। जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है उसको v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और दर्पण में फोकस दूरियां होती ही हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की अलग अलग फोकस दूरियां होती हैं, चिन्ह के हिसाब से क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग क्या होता है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी बेटा ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की
फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए, अगर दर्पण हमारा भाई फोकस दूरी अगर हमारा धनात्मक है तो वो क्या है, उत्तल है, ठीक है। अगर फोकस दूरी ऋणात्मक है तो वो क्या है, अवतल है। इसको ध्यान रखेंगे, फोकस दूरियां, ठीक है। अगर धनात्मक है तो उत्तल है और ऋणात्मक है तो अवतल, ठीक है। इसी के साथ साथ हम वस्तु की स्थिति को हम कहते हैं यू। वस्तु की स्थिति को क्या कहते हैं, यू। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं पे वस्तु रखा गया है तो हम दूरी कहाँ से लेंगे बेटा, तो दूरी हम लेंगे ध्रुव से। कहाँ से लेंगे दूरी, ध्रुव से। तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को हम कहते हैं क्या, यू। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, यू कहते हैं। और जहां पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा, जहां पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा उसको हम क्या कहेंगे, भी कहेंगे। यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, वी। और ये तो आप जानते ही हो फोकस दूरी होता है, ठीक है। तो यू वस्तु की स्थिति हो गई, भी प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। यू किसको बोलेंगे, भी किसको बोलेंगे। यू क्या है, वस्तु की स्थिति। यू क्या होती है, वस्तु की स्थिति होती है। और भी क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। यू है वस्तु की स्थिति और भी है प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। चिन्ह परिपाटी में हमको ये ध्यान रखना है बच्चों कि प्रकाश हमेशा वस्तु से आता है, ठीक है। तो वस्तु के दिशा में अगर हम कोई दूरी लेंगे, वस्तु से प्रकाश निकलेगा तो प्रकाश की दिशा में अगर कोई दूरी, देखिए वस्तु यहाँ पे अगर कोई प्रकाश इधर जाएगा तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु के ऊपर कोई प्रकाश जाएगा तभी प्रतिबिंब बनता है बेटा। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक मार्कर है तो इस पे अगर प्रकाश आ रहा है, अगर हम अंधेरे में खड़े हैं, अगर हम अंधेरे में खड़े हैं और एक हमारे पास ये मार्कर है, ठीक है, तो इस पे अगर कहीं से प्रकाश आ रहा है और हमारी आंखों पे प्रकाश नहीं पड़ रहा है, केवल इस पेन पे प्रकाश पड़ रहा है, तो हमको वस्तु नजर आएगी। कहने का मतलब कि वस्तु से ही प्रकाश हमारी आंखों पे आता है, वस्तु से ही परावर्तन के पश्चात प्रकाश हमारी आंखों पे आता है तो वस्तु हमको नजर आती है। न कि अगर हम केवल अपनी आंखों पे रोशनी डाल लें और इसको अंधेरे में रखेंगे तो हमको वस्तु नजर नहीं आएगी। इसका मतलब जब वस्तु पे प्रकाश जाएगा तभी हमको प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो अगर यहाँ पे वस्तु रखा गया है तो इससे होकर प्रकाश गुजरेगा, इससे होकर क्या होगा, प्रकाश गुजरेगा तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो देखिए प्रकाश की दिशा हमारी क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। ये प्रकाश की दिशा, ठीक है, प्रकाश की दिशा है, क्या है, प्रकाश की दिशा, ठीक है। और प्रकाश की दिशा में अगर हम चल रहे हैं, यानी प्रकाश की दिशा किधर है, ये है प्रकाश की दिशा, इधर है प्रकाश की दिशा, ठीक है। तो प्रकाश की दिशा इधर है, तो प्रकाश की दिशा में अगर हमको दूरी लेना है तो वो हो जाएगा धनात्मक। और प्रकाश के विपरीत दिशा में जाएंगे, इसके उल्टा चलेंगे तो वो हो जाएगा ऋणात्मक। सारी दूरियां हमको पोल से लेनी होती हैं। प्रकाश में सारी दूरियां आप कहां से लेते हैं, पोल से लेते हैं। तो देखिए वस्तु यहाँ पे खड़ा है, प्रकाश इधर जा रहा है, पोल से हमको दूरी लेनी है तो हमको प्रकाश के विपरीत दिशा में चलना होगा। तो प्रकाश के विपरीत दिशा में हम चलेंगे, ठीक है, तो ये दूरी कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक। तो इसमें हमको क्या मिल जाता है, ऋणात्मक। वस्तु की स्थिति हमेशा क्या मिलेगी तब, ऋणात्मक, क्योंकि प्रकाश वस्तु जहां रहेगा उसी की दिशा में ये प्रकाश जाएगा। तो प्रकाश इधर जाएगा और पोल से हमको दूरी लेना है वस्तु की तो वो क्या हो जाएगी,
ऋणात्मक। ये हम प्रकाश के विपरीत दिशा में जाएंगे तो ये वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। इसी तरह अगर यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है तो इसकी भी दूरी अगर हमको ध्रुव से लेनी है तो प्रकाश के विपरीत दिशा में ही चलना होगा हमको, प्रकाश के विपरीत दिशा में। तो इसके द्वारा भी जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा होगा वो क्या बनेगा, ऋणात्मक। वो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, उसकी दूरी कैसी हो जाएगी, v की वैल्यू कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक। यानी कि इधर से विपरीत दिशा में जाएंगे, प्रकाश तो इधर जा रहा है और v अगर यहाँ पे प्राप्त हो रहा है तो यहाँ से चल के हम इधर आएंगे तो इसकी दूरी कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक। ये दूरी हमको ऋणात्मक मिल जाती है, ठीक है। वो कंडीशन जो था यहाँ पे प्रतिबिंब जब प्राप्त हो रहा था प्रकाश की दिशा में था, तो ये कंडीशन में केवल इसी कंडीशन में v की वैल्यू पॉजिटिव आती है, बाकी सारे कंडीशन में v की वैल्यू नेगेटिव आती है। अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण है, केवल एक ही कंडीशन है जिसमें v की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको सारी बातें हमने लगभग बता दी हैं। अब केवल आपको दर्पण से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सीखना होगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे हमको लगाना, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। 10-12 न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराएंगे, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो बोर्ड में आने वाले होंगे वो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो एक बार सब चीजों को आप रिवाइज कर लेंगे और तैयारी अपना कर लीजिए। प्रकाश का परावर्तन, लगभग सारी बातें इसमें बता दी गई हैं प्रकाश से संबंधित, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को बंद करते हैं। धन्यवाद।